नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबल एक्सचेंजेस व्हिच टुक प्लेस इन द 17th सेंचुरी, चूजिंग वन एग्जांपल फ्रॉम एशिया एंड वन फ्रॉम द अमेरिकाज। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आपको 2 एग्जांपल्स बताने हैं 17th सेंचुरी से पहले के ग्लोबल एक्सचेंजेस के। वन आपको अमेरिका से लेना है, वन आपको एशिया से लेना है। ठीक है, गिव टू एग्जांपल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबल एक्सचेंजेस, वन फ्रॉम अमेरिका, वन फ्रॉम एशिया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ग्लोबल एक्सचेंजेस। ग्लोबल एक्सचेंजेस वर्ल्ड लेवल पे चीजों का क्या है, आदान प्रदान, एक्सचेंज होना। इसमें आपका ट्रेड भी आता है। ठीक है, सामान का लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, मुद्रा का एक्सचेंज कर रहे हैं, कल्चर का एक्सचेंज हो रहा है, साथ ही साथ कह सकते हैं डिजीज, जिसे हमें आज के टाइम में हमने बहुत अच्छे से जाना। ये सारी चीजों का क्या है, एक्सचेंज, ग्लोबल एक्सचेंज। ठीक है, कि वो एक जगह से वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में चीजें पहुंच रही हैं। ठीक, अब एग्जांपल अगर हम लेंगे एशिया, एशिया में सिल्क रूट, उस रूट का नाम था, बट ऐसा नहीं कि वहां से सिर्फ सिल्क का ही ट्रेड होता था, वहां से और चीजों का भी ट्रेड होता था। अलग अलग ये जो सिल्क रूट था, ये एशिया के अलग अलग बहुत सारे सिल्क रूट थे, एशिया के अलग अलग पार्ट को ट्रेड के लिए एक दूसरे से जोड़ते थे। ठीक है, सिल्क रूट उसका नाम इसलिए था क्योंकि चाइनीज सिल्क जो था वो बहुत फेमस था, वो वहां से अलग अलग जगहों पे जाता था, इसलिए उन रूट्स का नाम रख दिया गया था सिल्क रूट। बट वहां से अदर ट्रेड के साथ साथ कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ करता था। तो ये किस लिए कैसे पॉसिबल है, ये ग्लोबल एक्सचेंज की ही वजह से पॉसिबल था कि लोग जो है एक जगह की चीजें जो है वो दूसरी जगह पहुंच रही है। क्या है, ग्लोबल एक्सचेंज है कि एक कंट्री की चीज जो है वो दूसरी कंट्री में पहुंच रही है, एशिया की एक कोने की चीज जो है वो एशिया के अदर कोने में पहुंच रही है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो ये सिल्क रूट्स जो थे, इसके जरिए लोग यूरोप से आपका नॉर्थ अफ्रीका, उनसे भी कनेक्टेड थे। ठीक, इंडिया का, साउथ ईस्ट एशिया का अगर हम देखें तो स्पाइसेस, वहाँ का कॉटन जो था वो काफी फेमस था और वो इन जगहों पर जाता था। इंडियन ट्रेडर्स जो थे वो इन जगहों पे चीजें ले जाते थे, या यहाँ से चीजें वहां पर जाती थी, उसके बदले में सोने और चांदी वो वहां से लेकर आते थे। ये क्या हुआ, ये ग्लोबल एक्सचेंज हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पर लोग देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे थे चीजों के लिए। ठीक है, तो कल्चरल लिंक और आपके ट्रेड जो थे वो सारे इससे होते थे। ठीक, अमेरिका सेकंड हम आते हैं, अमेरिका, क्योंकि हमसे मांगा गया है यहाँ पर अमेरिका एंड आपका एशिया से, दोनों ही हमारे चैप्टर में ही मिल जाएगा। अब एशिया का अगर हम देखें ग्लोबल एक्सचेंज का एग्जांपल, अगर तो अमेरिका का अगर हम देखें ग्लोबल एक्सचेंज का एग्जांपल, तो हम अगर देखें पोटैटो हो गया, सोया, ग्राउंडनट, चिली, टोमेटो, ये सारी ऐसी चीजें हैं। अगर हम देखें तो आज से 500 साल पहले हो सकता है हमारे एंसेस्टर्स जो थे उन्हें इसके बारे में नहीं पता था। ठीक है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हम सभी को बहुत अच्छी लगती हैं, बड़ी कॉमन लगती हैं, बट हो सकता है उस समय में उन्हें इन चीजों के बारे में पता नहीं था। जब एक्सीडेंटली कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, मतलब अमेरिका था तो लोग वहां रह रहे थे, बट उसके बारे में लोगों को पता नहीं था। जब कोलंबस ने खोज की तो ये इन चीजों के बारे में लोगों को पता चला, क्योंकि लोग वहां से गए, इन चीजों को उन्होंने देखा, यूज किया और वहां की चीजें जो है वो अपनी अपनी जगह पे लाए, तो लोग इन चीजों से परिचित हुए। ये किस वजह से पॉसिबल हुआ, ग्लोबल एक्सचेंज। ठीक है, तो ग्लोबल एक्सचेंज के 2 आपके हो गए, आपका एशिया से सिल्क रूट हो गया, अमेरिका का ये हो गया कि जो चीजें थी, फूड्स जो थे तरह तरह के, वो सारी चीजों से लोग जो थे वो परिचित हुए। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प्ड इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिकाज। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है प्री मॉडर्न वर्ल्ड में अमेरिका के कॉलोनाइजेशन में ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज ने किस तरह से हेल्प की। ठीक है, तो यूरोप की पॉपुलेशन जो थी वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हर चीज चाहिए, फूड चाहिए, रोजगार चाहिए, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, हर चीज की डिमांड थी। अब जो यूरोपियन थे ये इसी खोज पे लगे रहते थे कि कौन सी ऐसी कंट्री मिले जिससे कि ये कॉलोनाइज कर ले। ऐसे में अमेरिका का पता चला, इन्हें पता भी चला कि बहुत ही समृद्ध कंट्री है, तो वहां पर जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसी सोच को रखते हुए स्पेनिश एंड पुर्तगीज जो आर्मी थी, सोल्जर थे उनके, वो अपनी विजय के लिए या उस पर कब्जे
करने के लिए वहां पर पहुंचे। ठीक है, अब जो ये कह सकते हैं स्पेनिश जो थे, इनके पास नई नई टेक्नोलॉजीज तो थी, लेकिन उनके नई टेक्नोलॉजी के कोई वेपन जो थे वो नहीं थे। तो उसके लिए इनके पास इनका वेपन क्या था? स्मॉल पॉक्स। ठीक है, एक बीमारी स्मॉल पॉक्स जो कि स्प्रेड होती थी। जब ये अमेरिका गए, वहां पर इन्होंने देखा कि वहां के लोग जो थे वो, उनका किसी से मिलना हुआ नहीं था, वो आइसोलेट होकर रहते थे, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी नहीं। ठीक है, स्मॉल पॉक्स के लिए एंटीबॉडी जो उनकी थी उसके अकॉर्डिंग थी नहीं। ठीक, इनकी एंटीबॉडी तो जो थी स्पेनिश की या यूरोपियंस जो थे, इनकी एंटीबॉडी जो थी वो डेवलप हो चुकी थी इसके लिए। वो चेचक जो ये स्मॉल पॉक्स था उससे पूरी तरह से परिचित थे, इस बीमारी के बारे में जानते थे, इस बीमारी की काट यानी कि उसकी मेडिसिन जो थी वो भी जानते थे, और उनकी इम्यूनिटी भी इसके लिए डेवलप थी। ठीक है, एंटीबॉडी उनकी डेवलप थी। लेकिन जो अमेरिकन थे बिल्कुल आइसोलेट होकर रहते थे, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो न तो कहीं गए थे, ना वहां किसी और का आना जाना था, किसी का पता ही नहीं था पहले अमेरिका के बारे में। ठीक, तो इस वजह से जो अमेरिकन थे उनकी एंटीबॉडी जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, वो इसके अकॉर्डिंग नहीं थी कि वो इससे लड़ सके। ठीक है, तो जब कोई स्पेनिश जो सोल्जर वहां पहुंचे हैं तो उनके साथ ही ये बीमारी भी पहुंची। अब किसी को हुई होगी, स्प्रेड होने वाली बीमारी है, तो उन्होंने देखा कि ये जो अमेरिकन है ये इससे लड़ पाने में कारगर नहीं है। ठीक है, इस बीमारी को ये नहीं झेल सकते। तो बस जो स्पेनिश अफसर गए थे, उनके सोल्जर गए थे, वो इन्फेक्टेड पर्सन गए थे और जिन्होंने इसको एक तरह से स्प्रेड कर दिया सभी में। तो जो अमेरिकन थे उनकी एंटीबॉडी इसके अकॉर्डिंग नहीं थी, उन्हें इसकी मेडिसिन नहीं पता थी, इसके बारे में नहीं पता थी, इसलिए उनकी एक बड़ी संख्या जो थी उसकी डेथ, मतलब वो पूरी डेड हो गई। ठीक है, पूरी की पूरी कम्युनिटी जो थी वो डेड हो गई। ये पूरी तरह से एक तरह से डेडली किलर का काम कर रहा था। स्मॉल पॉक्स वहां पे जहां जहां बड़ी तेजी से ये स्प्रेड होता गया, यहाँ तक कि जहां पे स्पेनिश जो सोल्जर थे नहीं पहुंचे थे, या स्पेनिश अफसर जो थे वो नहीं पहुंचे थे, यूरोपियन अफसर नहीं पहुंचे थे, वहां पर भी ये बीमारी जो थी वो स्प्रेड हो गई और पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की उसमें डेथ हो गई। ठीक है, पूरी पूरी कम्युनिटी की ही डेथ हो गई। किससे? स्मॉल पॉक्स की वजह से। ठीक है, तो यूरोपियन का जो अपना वेपन था जो अपने साथ वो लेके गए थे, स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी लेके गए थे जो कि स्प्रेड होती थी। ठीक है, और इसके लिए इम्यूनिटी वगैरह या इसकी मेडिसिन वगैरह अमेरिकन को पता नहीं थी बहुत, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो आइसोलेट होकर रह रहे थे। ठीक है, और जो आए थे इन पे हमला करने, ठीक है, यानी कि यूरोपियन जो आए थे वो तो उनकी इम्यूनिटी तो इसके लिए बनी हुई थी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग थी, तो इसलिए कब्जा करने का जो वो चाह रहे थे कि अमेरिका को अपने कब्जे में ले लें, तो इसमें उन्हें कामयाबी मिलती गई। क्यों? क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन थी अमेरिका की बड़ी तेजी से वो साफ होती चली गई, खत्म होती चली गई, और फिर इन्हें दिखने लगा कि बिना किसी हथियार के, ठीक है, जब हम किसी से लड़ाई करते हैं या कोई भी कंट्री जो है किसी से लड़ाई करती है उसे हथियारों की जरूरत पड़ती है, बट इन्होंने देखा कि हमें किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ी, किसी वेपन की जरूरत नहीं पड़ी, और ये जो बीमारी है इससे इनकी पूरी पूरी पॉपुलेशन जो है वो साफ होती चली जा रही है। तो इन्हें अपना जो सपना था उसे कॉन्क्योर करने का वो कंप्लीट होता दिखाई देने लगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे गन है, गन से अगर लड़ाई करनी है तो हो सकता है कि कोई अमेरिकन जो सोल्जर थे वो उनकी गन छीन ली, उनसे मार दिए, या उन्होंने भी कहीं से वो गन जो थी वो मंगा ली और उसका यूज कर रहे। बट ये जो बीमारी वो लेके गए अपना वेपन के रूप में स्मॉल पॉक्स को, तो उसकी कोई काट उनके पास नहीं थी। तो यहां पर क्या था कि इस तरह से जो ये बीमारी थी, जो स्मॉल पॉक्स डिजीज थी, इसने पूरी तरह से हेल्प की प्री मॉडर्न वर्ल्ड में। किसके लिए? अमेरिका को कॉलोनाइज होने में। ठीक है, अमेरिका को यूरोपियन द्वारा कॉलोनाइज करने में पूरी तरह से इस बीमारी ने हेल्प किया। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है राइट अ नोट टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कुछ टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, आपको बताना है उनके इफेक्ट। ठीक, पहला इसमें यानी कि ए है द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिसीजन टू अबॉलिश द कॉर्न लॉ। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कॉर्न लॉ अबॉलिश किए जाने का जो डिसीजन था उसका क्या इफेक्ट रहा वो आपको बताना है। तो ब्रिटेन की पॉपुलेशन जो थी बहुत ज्यादा थी, पॉपुलेशन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है फूड ग्रेन्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बाहर से चीजें इंपोर्ट होके आती थी, लोग उसका उन फूड ग्रेन्स का यूज करते थे। अब जो वहां के फार्मर्स थे यानी ब्रिटेन के जो फार्मर्स थे उन्होंने देखा बाहर से जो फूड ग्रेन्स आ रहे हैं लोग उसका यूज कर रहे हैं, हमारा तो यूज कर नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को बुरा लगेगा, अपना नुकसान दिख रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटेन के फार्मर्स थे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से जाकर बोला कि आप जो है वो
इस पे जो बाहर से चीजें इंपोर्ट होके आ रही, बाहर से जो फूड ग्रेन्स इंपोर्ट होके आ रहे हैं उस पर रोक लगा दीजिए। तो इसी के लिए लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा कॉर्न लॉ। ठीक है, कॉर्न लॉ कि बाहर से जो ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स जो बाहर से आ रहे हैं उस पर रोक लगा दी जाए। अब जब रोक लग गई, क्योंकि उनका मानना था कि जब रोक लगा दी जाएगी तो लोग जो है वो फूड तो भाई सभी को चाहिए, तो लोग जो है वो मजबूरी में ही सही बट हमारा महंगा होगा लेकिन फिर भी मजबूरी में हमारे ही ग्रेन्स खरीदेंगे। अब पब्लिक जो है सस्ती चीजें यूज कर रही थी और अचानक से इतना ज्यादा महंगा, ठीक है, बाहर से चीजें आ रही फिर भी वो इतनी सस्ती थी कि जो वहीं पे उग रहा है उसको वो compete, जो वहीं पे उग रहा है वो बाहर की चीजों को compete नहीं कर पाया। तो लोग जो थे, मतलब उसका जो प्राइस था वो बहुत ही हाई था, तो लोग उसे यूज नहीं कर पा रहे थे। लोगों में क्या है कि बड़ी नाराजगी इसकी वजह से होने लगी कि हमें जो फूड मिल रहा था अब उस पर रोक लग गई और ये बड़ा महंगा है, हम लोग कैसे खरीदे। तो लोग जो थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या फिर ड्वेलर्स थे, वो सभी जाके सरकार के सामने, गवर्नमेंट के सामने विरोध करने लगे, जिसकी वजह से मजबूर होकर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, कॉर्न लॉ जो था वो हटाना पड़ा। अब जब कॉर्न लॉ हटा दिया गया तो लोग जो थे वापस से फिर बाहर से जो इंपोर्ट होके फूड ग्रेन्स आ रहे थे उनका यूज करने लगे। उनका यूज होने की वजह से इफेक्ट क्या हुआ, अब ये कॉर्न लॉ जो है वो हटा दिया गया। कॉर्न लॉ हटाने की वजह से क्या हुआ, लोग जो थे वो बाहर से इंपोर्ट होके फूड ग्रेन्स आ रहे हैं उनका यूज करने लगे। अब जब वो इंपोर्ट फूड ग्रेन का यूज कर रहे हैं तो जो वहां के फार्मर्स उगा रहे हैं उसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, क्योंकि वो तो बहुत महंगा था। अब जब वो बहुत महंगा था, कोई पूछ नहीं रहा था, तो वो अनाज जो थे वो खराब हो रहे थे। तो बहुत सारे फार्मर्स जो थे उन्होंने खेती छोड़ दी। बहुत सारे फार्मर्स जो थे वो दूसरी सिटीज में चले गए, बहुत सारे फार्मर्स जो थे वो दूसरी कंट्रीज में चले गए, अलग अलग जगहों पे चले गए और उन्होंने वहां पर खेती करना ही छोड़ दिया, क्योंकि उनकी चीजें बहुत महंगी थी और उनकी चीजों की डिमांड इसी वजह से नहीं थी। ठीक है, और बाकी लोग जो थे जिसे अच्छा खाना मिलने लगा, क्योंकि सस्ता मिल रहा है तो सभी खाने लगे। जब उन्हें अच्छा खाना मिल रहा है तो लोगों की हेल्थ जो थी वो भी सुधरने लगी और इसी वजह से काम जो था, जब हेल्थ अच्छी है तो लोग काम भी अच्छे से करेंगे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्रेस जो थी वो 19वीं सेंचुरी के मिड में बहुत तेजी से हुई। क्यों? क्योंकि लोगों को फूड अच्छा मिल रहा है तो माइंड जो है वो अच्छा चलेगा। ठीक है, हेल्थ उनकी अच्छी है, माइंड अच्छा है, तो इस वजह से वहां पर प्रोग्रेस भी हो रही थी और जिसकी वजह से लोगों की इनकम जो थी वो भी काफी अच्छी हो गई। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ आपको समझ में आ गया होगा। कॉर्न लॉ जो था हटाने की वजह से जो वहां के किसान थे वो उन जगहों को छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए, खेती करने लगे, वहां पर खेती करना उन्होंने बंद कर दिया और बाकी की जो पब्लिक थी, पॉपुलेशन थी, उन्हें अच्छा खाना मिलने लगा, जिसकी वजह से उनकी लाइफ स्टाइल जो थी, उनकी इनकम जो थी वो काफी उसमें सुधार हुआ। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी है यहाँ पर, द कमिंग ऑफ रिंडरपेस्ट टू अफ्रीका। रिंडरपेस्ट का अफ्रीका आना। ठीक है, रिंडरपेस्ट क्या था, पशुओं की बीमारी थी, एनिमल्स की बीमारी थी, उसका क्या इफेक्ट रहा। अब देखिए जितने भी इफेक्ट वाले क्वेश्चन आपके अभी ये रहेंगे सारे स्टोरी की तरह है, बस आपको उसको समझना है। ठीक है, जो यूरोपियन थे, यूरोप में क्या था, हमने पहले भी बात की कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, फूड की डिमांड बहुत ज्यादा थी, पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से तरह तरह की चीजों को लेके आपस में झगड़े भी होते थे, रिलीजन को लेके भी झगड़े होते थे। ठीक है, तो वहां पर झगड़े आए दिन होते रहते थे। दूसरा, ये लोग चाहते थे कि कौन सी संपन्न कंट्री उन्हें दिखे और उस पर ये कब्जा कर लें। ठीक है, तो उन्हें पता चला, जब अफ्रीका के बारे में देखा, उन्होंने वहां की लैंड देखा, वहां के रिसोर्सेज देखे, बिल्कुल खुश हो गए, सोचे अब इस पे कब्जा करना चाहिए। वहां पहुंचे, देखे वहां के लोग जो थे वो काम भी नहीं करना चाहते थे, उनके पास जो उनके कैटल्स थे, जो उनकी लैंड से उन्हें मिल जाता था उसी में वो खुश रहते थे, वही उनकी जीविका होती थी, उसी से उनका काम चलता था, वो काम भी नहीं करना चाहते थे। जब ये यूरोपियन वहां पहुंचे तो वहां पर उन्होंने माइंस में काम कराने की सोची कि ये माइंस जो है, यहाँ से बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो हमें मिल जाए और हम अपनी कंट्री में उसे भेज दें। वहां पर काम कराने के लिए उन्होंने जो अफ्रीकन्स थे इनसे बात की, इन्होंने मना कर दिया काम करने से, क्योंकि ये काम नहीं करना चाहते थे। इतने टाइम से इनके यहाँ इतने रिसोर्सेज होते हुए भी वो उसका यूज इसीलिए नहीं कर रहे थे। अफ्रीकन्स जो थे उन्होंने मना किया, जिसकी वजह से इन्होंने दूसरे तरीके निकाले। क्या तरीके निकाले कि ठीक है हम सैलरी देंगे, मगर उन्हें ताज्जुब हुआ कि सैलरी पे भी जो अफ्रीकन है वो काम करने को तैयार नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, उनके ऊपर अलग से टैक्स लगा दिया, उनकी लैंड पे टैक्स लगा दिया, रेंट बढ़ा दिया, चीजें उन्हीं की बाहर से आए हुए लोग जो थे वो उनके ऊपर टैक्स तरह तरह के लगाने लगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने क्या किया
कि बोल दिया उनका जो उत्तराधिकारी होगा वो मतलब उनकी जो पैतृक संपत्ति है उसको भी चेंज कर दिया उन्होंने कि फैमिली के किसी एक मेंबर को ही वो संपत्ति मिलेगी, बाकी लोगों को नहीं मिलेगी। अब ये तरीका क्यों लाया कि बाकी लोगों को जब संपत्ति नहीं मिलेगी तो कुछ ना कुछ काम करेंगे ही, ठीक है, तो इसलिए लोगों को मजबूर होकर काम करना पड़ा। तरह तरह के जो नियम लाने लगे तो उन्हें काम करना पड़ा। अब जब काम करने लगे तो ये ले गए बागानों में काम कराने लगे, ठीक है, प्लांटेशन जो था वहां पर काम कराने लगे और वहां पर और जो माइंस थी वहां पर लोगों को बिल्कुल कैद करके एक तरह से रख दी कि वहां पे जो काम कर रहे थे वो बाहर नहीं जा सकते थे। प्लांटेशन में जो काम कर रहे हैं, जो माइंस में काम कर रहे हैं, वो वहीं पर कैद होके एक तरह से रह गए, बाहर नहीं जा पा रहे थे। अब अभी भी बहुत सारे अफ्रीकन्स बचे थे, तो ऐसे में क्या हुआ कि जो इरिट्रिया और इसकी अफ्रीका की एक कंट्री इरिट्रिया पर कब्जा करने के लिए इटालियन सोल्जर्स जो थे वो वहां पर थे, जिनका पेट भरने के लिए ब्रिटिश एशिया से कैटल्स आते थे। अब जो ये कैटल्स इंपोर्ट होके आते थे, इन्हीं में से कोई कैटल जो था वो इन्फेक्टेड था, उसकी वजह से जो अफ्रीका के एनिमल्स थे वो इन्फेक्टेड हुए और देखते ही देखते बड़ी तेजी से, जैसे जंगल में आग लगती बहुत तेजी से, उस तरीके से इनके करीब 90% कैटल्स जो थे रिंडरपेस्ट की बीमारी की वजह से क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई। अब जो 90% कैटल्स जो थे उनकी डेथ हो गई तो अफ्रीकन जो थे उनके पास वैसे भी कोई काम नहीं बचा, ठीक है, उनका काम जो था वो यही था। अब उनकी जीविका जो है वो कैसे चलेगी। लेकिन 10% जो बचे भी थे उसको भी इन ब्रिटिशर्स यूरोपियन ने अपने कब्जे में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया कि बाकी जो है उन्हें हम आसानी से गुलाम बना सके। इनके पास काम नहीं होगा, ठीक है, इनका जो इनकी जीविका जो है वो नहीं चलेगी, तो ये हमारी बात मानेंगे। इस तरह से इनको गुलाम बनाने का रास्ता जो था वो बिल्कुल ही क्लियर हो गया, ठीक है। तो उन्हें दिखाई देने लगा कि अब इनके पास काम नहीं है, इनके पास इनके एनिमल्स नहीं है, इनके खर्चे कैसे चलेंगे, इनके पेट कैसे भरेंगे। तो अब यहाँ से वो उन्हें गुलाम बनाने का जो उनका सपना था, जो उनको गुलाम बनाना चाहते थे, उसमें वो कामयाब होने लगे, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट ये हुआ कि बहुत सारे एनिमल्स जो थे उनकी डेथ हो गई 90% तक की। जो 10% बचे उसे यूरोपियन ने अपने कब्जे में ले लिया और फिर मजबूरन लोगों को इनकी बात माननी पड़ी, ब्रिटिशर्स की बात माननी पड़ी और उनके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ा, काम करना पड़ा। यहाँ से दास प्रथा जो थी वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 3C है द डेथ ऑफ मेन ऑफ वर्किंग एज इन यूरोप बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर, ठीक है। यहाँ पर 3A एंड B जो था वो हमने अपने पिछले वीडियो में उस पर डिस्कस किया था कि आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, उस पर क्या करना है, आपको उन टॉपिक्स का इफेक्ट बताना है। यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से यूरोप में वर्किंग एज के लोगों की डेथ होना, उसका क्या इफेक्ट रहा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि स्टार्ट हुआ 1914 में, ठीक। इस समय सब तक देखें तो टेक्नोलॉजीज जो थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी, जिसकी वजह से मशीन गन हुआ, टैंक्स हुए, एयरक्राफ्ट हुए, केमिकल वेपन्स हुए, उनका बड़े पैमाने पर यूज़ हुआ। अब जाहिर सी बात है जब इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई, बड़े पैमाने पर इनका यूज़ हो रहा है, तो बहुत सारी जानें भी जाएंगी। बड़े पैमाने पर पूरे वर्ल्ड से जो वर्किंग एज के लोग थे उन्हें युद्ध के लिए भर्ती किया गया, क्योंकि बच्चों को भेजा नहीं जाएगा, बूढ़ों को भेजा नहीं जाएगा, जो महिलाएं हैं उन्हें भेजा नहीं जाएगा, तो वर्किंग एज के जो लोग थे उन्हें ही भेजा गया। और वहाँ पर युद्ध में करीब 9 मिलियन के लोग जो लोग थे उनकी डेथ हो गई। 20 मिलियन के करीब जो थे इंजर्ड हो गए, बहुत सारे लोग जो थे वो क्या हो गए, डिप्रेस्ड हो गए। तो अब काम करने के लिए कौन चाहिए, ठीक है, घर है, घर चलाना है, जिसकी वजह से लोगों की जो कह सकते हैं इनकम थी डिक्लाइन हो गई, ठीक है, हाशिए पर आ गई। अब बूढ़े या बच्चे तो काम करने जाएंगे नहीं, तो घर की जो विमेन थी वो काम पर जाने लगी। और जो युद्ध से रिलेटेड चीज़ थी, जो इंडस्ट्रीज़ थी, वो दोबारा से रिस्ट्रक्चर्ड हुई, वहाँ पर भी उन्होंने काम किया, वो सारी चीज़ें बनाना और बाकी भी जो काम होते थे उन सभी जगहों पर महिलाओं ने भाग लिया, उन जगहों पर उन्होंने काम किया। मतलब ये कि अब महिलाएं सिर्फ घर में काम नहीं कर रही थी, अब वो बाहर जाकर भी काम कर रही थी, वो सारे काम जो कि समझे जाते थे कि सिर्फ उसे पुरुष ही कर सकते थे, ठीक है। तो वर्किंग यहाँ पर इफेक्ट क्या हुआ, यूरोप में वर्ल्ड के वजह से वर्किंग एज के जो मेन थे उनकी डेथ के बाद कि जो महिलाएं थी वो भी काम करने लगे, लोगों की जो इनकम थी वो डिक्लाइन हो गई, महिलाएं जो थी वो घर से निकलकर काम करने लगी और हर तरह के काम जो कि समझे जाते थे कि सिर्फ पुरुष कर सकते, वो सारे कामों में महिलाओं की भागीदारी होने लगी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3D।
3D यहाँ पर है द ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी पर ग्रेट डिप्रेशन का इफेक्ट आपको बताना है। तो ग्रेट डिप्रेशन जिसका इफेक्ट जो था वो पूरे वर्ल्ड पर पड़ा, साथ ही साथ इंडिया पर भी पड़ा। उस समय तक कह सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो था वो इस तरह से यूनिफाइड हो चुका था कि एक जगह की कोई भी जो हलचल थी वो पूरे वर्ल्ड को महसूस होती थी, सुनाई देती थी, समझ में आती थी। ठीक है, तो यही चीज़ इंडिया के साथ भी हुआ। जब ग्रेट डिप्रेशन आया, ज़रूर वो अमेरिका की तरफ था, पूरे वर्ल्ड ने उसे महसूस किया, इंडिया ने भी महसूस किया, और इंडिया के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था उस पर इसका सीधा सीधा असर पड़ा। 1928 टू 1934 का जो टाइम था, उस टाइम में जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वो घट कर आधा रह गया। ठीक है, ये वाला जो टाइम था, इस टाइम में हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो था वो आधा रह गया, और इंटरनेशनल मार्केट में हर चीज़ के रेट्स जो थे वो गिर रहे थे, और साथ ही साथ जब और जगह पे क्रैश हो रहे थे तो इंडिया पे भी उसका असर हुआ। इंडिया में भी चीज़ों के जो रेट थे वो गिर रहे थे। ठीक है, और इसी टाइम में अगर हम देखें तो वीट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा। वीट की जो कीमतें थी वो 50% तक आ गई। ठीक है, वीट की कीमतें 50% तक रह गई, और इस समय में जो भी पेजेंट थे जिन्होंने वीट वगैरह उगाया था, क्योंकि वीट की डिमांड थी और जगह पे, तो खूब सारा वीट जो था वो यहाँ पर उगा लिया गया कि इनकी डिमांड है, इसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, उगा लिया गया। लेकिन उस टाइम में और अदर कंट्रीज़ जो थी उनकी भी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने भी अपने यहाँ वीट उगा लिया था। इसके अलावा लोगों के खरीदने के लिए भी उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए यहाँ से जो इम्पोर्ट होके इम्पोर्ट लोग करते अपने यहाँ, तो वो अब नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से वीट की कंडीशन यहाँ पर ख़राब रही। जो इंडियन फार्मर्स थे उन्होंने वीट की कीमतें जो थी वो आधी तक कर दी कि ये जो वीट है इतना ज़्यादा उगा लिया गया है, ये किसी तरह से लोग ले जाएं। लेकिन फिर भी वीट जो था उसे कोई पूछ नहीं रहा था एक तरह से, और वो मार्केट में पड़े पड़े सड़ रहा था। ठीक है, तो वीट की कंडीशन बहुत बुरी थी। इसके अलावा हम देखें तो जूट जो लोग उगाते थे उन बंगाल में, उनका भी बुरा असर था, क्योंकि ये जो जूट उगाते थे तो जूट की डिमांड थी, गनी बैग्स वगैरह बनते थे, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। अब इनको उम्मीद थी, जो जूट उगाते थे उनको उम्मीद थी कि ये जूट जो है इसकी डिमांड ज़्यादा है, इसलिए हम लोग खूब ज़्यादा उगाएंगे और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने खूब सारा जूट जो था वो तो रेडी कर दिया। लेकिन कंडीशन हर कंट्री की इसी टाइम में बिगड़ गई, तो अब इस जूट को लेने वाला कोई नहीं था। जो जूट व्यापारी थे इन्होंने जूट रेडी करवाया था, यहाँ तक कि बहुत सारा कर्ज ले कर भी कराया था। अब कंडीशन क्या थी, जूट कोई पूछ नहीं रहा था, इन्होंने कर्ज पहले से ले रखे हैं, तो आगे इनकम आनी नहीं है, पुराना कर्ज इनके पास है और अभी के खर्चे हैं, तो वो सारी चीज़ें पूरी करने में जो ये फार्मर्स थे, पेजेंट थे, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जूट की भी जो कीमतें थी वो 60% तक इनकी भी कीमतें गिर गई थी। ठीक है, 60% से ज़्यादा तक इनकी कीमतें भी गिर गई थी। सबसे ज़्यादा असर अगर हम देखें तो गांवों में ज़्यादा था, यानी कि जो लोग रॉ मटेरियल रेडी करते थे उन वहाँ पर ज़्यादा इसका असर था। तो गाँवों में ही होता है कि फसलें वगैरह तैयार की जाती हैं, तो गाँवों में इसका असर था। शहरों में उतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि शहरों में लोग जॉब करते थे। जॉब में क्या है, एक बंदी बंधाई रकम आ रही है, तो वो उनकी फिक्स रकम जो थी वो उनके पास आती जा रही थी, इसलिए शहरों में उतना बुरा नहीं हाल था, गाँव में था। अब ये जो पेजेंट एंड फार्मर्स थे इन्होंने बहुत सारा कर्ज ले रखा था, अब उसको चुकाना तो है, आगे इनके पास फसल नहीं कि उसे बेचे और चुकाएं, तो इन्होंने अपने घर के गहने तक जो थे वो भी बेच दिए, सब कुछ बिक गया इनका। ठीक है, तो लेकिन ये है कि जो इन्होंने ज्वेलरीज, अपना गोल्ड सिल्वर ये सब जो बेचा, उससे पूरे इंटरनेशनल मार्केट को हेल्प मिली। इसी वजह से इकोनॉमिस्ट कीन्स ने बोला है कि कि ये जो ग्रेट डिप्रेशन था, इससे उबरने में इंडिया के जो ज्वेलरीज थी, गोल्ड था, इंडिया का जो गोल्ड था वो हमारे बहुत काम आया। ये ज़रूर है कि इंडिया ने हेल्प की, इंडिया की वजह से पूरा वर्ल्ड जो है उसे उबरने में मदद मिली, लेकिन इंडियन फार्मर्स जो थे, पेजेंट थे, उनकी कंडीशन में सुधार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्ज ले ही रखे हैं, वो उनको चुकाना है, उनके पास कुछ और है नहीं। घर की जो चीज़ें थी वो भी इन्होंने बेच दी, फसलें जो हैं वो कोई पूछ नहीं रहा है, तो पड़े पड़े भी खराब हो रही हैं। और इसके अलावा जो इन्हें टैक्स देना है, रेवेन्यू देना है, उनमें कोई छूट नहीं है। पेजेंट वगैरह ने जो टैक्स जो इनको पे करना था, जो उधार लिए वो तो चुकाना ही है। ठीक है, उस अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट पर। और उसके अलावा क्या था कि इनको जो रेवेन्यू पे करना था उसमें भी कोई छूट नहीं थी कि फसल नहीं हुई है या फिर
आपकी फसल जो है वो नहीं जा रही है, आपने तैयार की है, आपको उसका कोई उसका मुनाफा नहीं मिल रहा है तो आपको डिस्काउंट दे दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए जो पेजेंट थे, फार्मर्स थे, इनकी कंडीशन इस टाइम में बहुत ज़्यादा बुरी थी, तो इन पे इफेक्ट ज़्यादा हुआ। ठीक है, शहरों में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। इसके अलावा अगर देखें तो लोग इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो था उसको ज़्यादा अच्छा मानने लगे, और इस टाइम में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो था वो बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ में आया, जो शहरों में काम कर रहे थे उनको समझ में आया कि एक बंधी बंधाई रकम तो हमें मिल रही है तो ये बेटर है, तो इसलिए भी। उसके अलावा क्या था, इसी टाइम में डिसओबीडियंस मूवमेंट वगैरह शुरू हो गए थे, तो लोगों को समझ में आया हाँ अपनी चीज़ें, अपने यहाँ चीज़ें जो है वो तैयार करनी है, तो इसलिए भी लग रहा था। इसके अलावा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है दोनों पे इफेक्ट हुआ था, क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ जो थी वो बढ़ा दी गई थी, तो इसलिए इंडस्ट्रीज़ जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की बात हो रही थी, इसलिए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इस समय काफ़ी बढ़ गया था। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ग्रेट डिप्रेशन का इंडिया पे क्या असर हुआ। इंडिया पे ये असर हुआ कि वहाँ के जो पेजेंट थे, फार्मर्स थे, उन पे बहुत बुरा असर हुआ। उनकी चीज़ें जो थी वो मार्केट में ही पड़े पड़े सड़ रही थी, उनको कोई पूछ नहीं रहा था, इनके घर का सब कुछ बिक गया था, यहाँ तक कि ज्वेलरीज वगैरह भी बेच दी गई थी। वो ज्वेलरीज जो थी, इनका जो गोल्ड था वो सर्कुलेट होकर पूरे मार्केट में गया और उसको उभरने में मदद मिली, बट इन फार्मर्स और पेजेंट जो थे इन्हें मदद नहीं मिली। शहरों में ज़्यादा बुरा हाल नहीं था, और शहरों में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो था वो बढ़ रहा था। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3E। क्वेश्चन हमारा है द डिसीजन ऑफ एमएनसीज टू रिलोकेट प्रोडक्शन टू एशियन कंट्रीज। क्वेश्चन हमारा क्या है कि एमएनसीज यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज का डिसीजन अपने प्रोडक्शन को एशियन कंट्रीज में रिलोकेट करने का। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, पूरे वर्ल्ड की कंडीशन बहुत बुरी थी। सेकेंड हुआ, और ज़्यादा बुरी हो गई। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस वगैरह बने लोगों की हेल्प के लिए, बट इन इंस्टीट्यूशन से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उन्हें ही फ़ायदा था, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो थी उन्हें फ़ायदा नहीं था। ठीक है, लेकिन बावजूद इसके 70s तक पता चलता है कि जो वर्ल्ड में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, और 70s के मिड तक आते आते पता चलता है कि जो डेवलप्ड कंट्री है यानी कि अमेरिका है, उसकी भी हालत बुरी थी। ठीक है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो था 70s के मिड से 90s तक में बहुत तेज़ी से बढ़ा। ऐसे में जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी तो उन्होंने फैसला किया, या कह सकते हैं उन्होंने ऐसा सोचा कि अपना जो प्रोडक्शन है उसे वो एशियन कंट्रीज़ की तरफ ले जाए, जहाँ पर सैलरी कम हो, लोगों को सैलरी कम दी जाती हो, ऐसी जगह पे अपने प्रोडक्शन को हमें रिलोकेट करना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे वो होगा कि सेम चीज़ वो लोग जो अपनी डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो रेडी कर रहे हैं, जो उन्हें बहुत महंगी पड़ रही है, सेम चीज़ वो डेवलपिंग कंट्री में रेडी करेंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर लागत कम आएगी, उसकी कॉस्ट कम आएगी लो सैलरी होने की वजह से, तो जो प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा होगा। इस तरह से वो वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर करने वाली जो एमएनसीज थी उन्होंने ऐसा डिसीज़न लिया कि अपना जो प्रोडक्शन है उसे हमें रिलोकेट करना चाहिए। ठीक है, From the late 1970s, MNCs also began to shift production operation to low-wage Asian countries. ठीक है, तो जहाँ पर कम सैलरी वाली जगह थी, और ऐसे में भी चाइना ने उन्हें ज़्यादा अट्रैक्ट किया, क्योंकि वहाँ पर लोगों की सैलरी जो थी वो काफ़ी कम थी। अब देखिए, चाइनीज़ आइटम हम लोग कोई भी खरीदते हैं तो काफ़ी सस्ता पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोगों की जो सैलरी है वो कम आएगी, उसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो सस्ता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, उसकी कॉस्ट जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट जो होगी, प्रोडक्ट जो है उसकी कॉस्ट कम आएगी। जब वो कम आएगी तो जाहिर सी बात है कि हमें भी वो सस्ता मिलेगा, और जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है उसे भी प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, वेजेस वर रिलेटिवली लो इन कंट्रीज़ लाइक चाइना, तो वो लोग ऐसी कंट्रीज़ ढूंढ रहे थे और उस तरफ वो अट्रैक्ट हुए। दस दे बिकेम अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन एमएनसीज कम्पीटिंग टू कैप्चर वर्ल्ड मार्केट। ठीक है, तो वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर करने के लिए वो लोग ऐसी जगह खोज रहे थे, और ऐसी जगहों पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। द रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री टू लो वेज कंट्रीज स्टिमुलेटेड वर्ल्ड ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो। तो इससे क्या हुआ कि जब ये एमएनसीज जो थी वो एशियन कंट्रीज़ की तरफ गई, वहाँ पर उन्होंने अपने प्रोडक्शन को रिलोकेट किया, उससे एक तो वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिला। ठीक है, जो प्रोडक्ट था वो कम
कॉस्ट में रेडी हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों की कंडीशन जो थी वो सुधरी। क्यों? क्योंकि लोगों को काम भी मिला और जो MNCs हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो भी क्या है, कम कॉस्ट में तैयार हो रहा है, तो उन्हें भी फायदा हुआ। इसकी वजह से क्या था, जो वर्ल्ड ट्रेड था और कैपिटल फ्लो था, दोनों पे अच्छा इफेक्ट पड़ा इन चीज़ों का, ठीक है, क्योंकि कंडीशन जो थी वो MNCs की भी सुधर रही थी और बाकी लोगों को भी जॉब मिल रही थी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, गिव टू एग्जांपल्स फ्रॉम हिस्ट्री टू शो द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, टू एग्जाम्पल देना है फूड अवेलेबिलिटी पर टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट का, ठीक है। तो सबसे पहले लेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट, ठीक। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, जब तक ट्रांसपोर्टेशन की उतनी सुविधा नहीं थी, डेवलपमेंट नहीं था, तो एक तो दूर दराज की जो चीज़ें थी वो हर जगह पहुंच नहीं सकती थी, या पहुंचती थी बहुत कम क्वांटिटी में पहुंचती थी, पहुंचते पहुंचते बहुत समय लग जाता था, तो कई बार चीज़ें जो है ख़राब भी हो सकती हैं, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट हो गया, अब चीज़ें जो है बहुत दूर दूर से लाई जाने लगी और ज़्यादा क्वान्टिटी में लाई जाने लगी, ठीक है। पहले क्या था, अगर ट्रांसपोर्टेशन उतना अच्छा नहीं है, आप अगर कहीं जाओगे तो आप थोड़ी मात्रा में कोई चीज़ अगर आपको पसंद भी आ रही है, आप थोड़ी मात्रा में ले जा सकते हो, बट ट्रांसपोर्टेशन है तो आप जितना चाहोगे उतना ले जा सकोगे और जल्दी जाओगे। तो इस तरह से क्या है, कॉस्ट जो है चीज़ों की कम आने लगी, अवेलेबिलिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आप एक साथ जो है चीज़ें बहुत सारी ले जा सकते हो, ठीक है। तो रेलवेज, स्टीमशिप्स, द टेलीग्राफ फॉर एग्जाम्पल वर इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इट बिकेम ईजर एंड लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ट्रांसपोर्ट अच्छा हो गया, जिसकी वजह से चीज़ें जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा जाने लगी और जल्दी जाने लगी, और तीसरी चीज़ ये कि लेस एक्सपेंसिव रह गई, ठीक है। मान लीजिए कि चीज़ें जो है किसी भी गाड़ी से ले जानी है, गाड़ी छोटी है तो हो सकता है आपको 10 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, वही सामान आप किसी बड़ी गाड़ी से ले जा रहे हो या फिर ट्रेन से ले जा रहे हो, तो सामान जो है एक साथ बहुत सारा पहुंच जाएगा, तो इससे क्या होगा कि एक्सपेंसिव भी वो कम पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन होने से ये फ़ायदा हुआ, तो जिसकी वजह से क्या था, बहुत सारा फूड जो था वो अब ग्रेन्स वगैरह अब वो दूर दूर से आने लगा, ठीक है, कम समय में कम कॉस्ट में, ठीक। दूसरा क्या था, रेफ्रिजरेटेड शिप्स, इनका भी जब इन्वेंशन हो गया बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहा। क्यों? क्योंकि यूरोप में जो पॉपुलेशन थी बहुत ज़्यादा थी, अब यूरोप की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, ग्रेन्स वगैरह बहुत ज़्यादा चाहिए थे तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसके अलावा वहाँ पर मीट की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अब मीट की इतनी ज़्यादा डिमांड थी, केवल यूरोप के जो एनिमल्स थे उनसे वो डिमांड पूरी हो नहीं सकती थी, जिसकी वजह से वहाँ पर मीट जो था वो बहुत ज़्यादा महंगा था। तो वो बस जो बड़े लोग हैं, जो रिच लोग हैं, उनके लिए था, जो छोटे लोग हैं उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती थी। लेकिन जब ट्रांसपोर्टेशन का विकास हुआ तो चीज़ें जो हैं वो पहुँचने लगी, दूर दराज से मंगाई जाने लगी और लोगों तक उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ी। अब उसी में जब रेफ्रिजरेटेड शिप्स जो हैं इनका भी इन्वेंशन हो गया तो और ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि पहले क्या था, पहले यूरोप के लिए ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, इन जगहों से पहले डायरेक्ट एनिमल्स आते थे, ठीक है। अमेरिका से डायरेक्ट एनिमल लाया जाता था और फिर वो स्लॉटर हाउस में जाते थे और वहाँ फिर उसे काट के फिर उसके बाद यूरोपियन के यूज़ के लिए वो जाता था। अब ऐसे में क्या है, जब आप एक साथ एनिमल भेजोगे ढेर सारे तो बहुत ज़्यादा एनिमल जा भी नहीं सकेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं। उसके अलावा एक एनिमल को अगर कोई बीमारी हो गई तो बाकी एनिमल्स भी उससे इन्फेक्टेड हो जाते थे और जाने में जो समय बहुत ज़्यादा लगता था, उतने में बहुत सारे एनिमल्स जो थे, एक तो बीमारी की वजह से और बहुत ज़्यादा समय लगने की वजह से एनिमल्स जो थे वो कमज़ोर हो जाते थे, फिर वो खाने लायक भी नहीं रहते थे। जब रेफ्रिजरेटेड शिप्स जो है इनका इन्वेंशन हुआ तो ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ कि जो पूरे पूरे जानवर पहले भेजे जाते थे अब उन्हें काट कर भेजा जाने लगा, यानी कि जो उनका स्टार्टेड पॉइंट था, जैसे आपका न्यूजीलैंड था, ऑस्ट्रेलिया था, अमेरिका था, उसी जगह से उन्हें काट दिया जाता था और फिर वो यूरोप के लोगों के पास जाते थे उनके यूज़ के लिए, ठीक है। तो पहले क्या था, एनिमल्स आप भेज रहे हो तो बहुत ज़्यादा जगह घेर रहे हैं। अब क्या है, जब उसे टुकड़े में कर दिया गया, उसे जब काट कर भेजा जाने लगा तो फिर वो एक साथ बहुत सारा माल जो था या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मीट जो था वो वहाँ पर पहुँच जाता था। दूसरी चीज़ की वो रेफ्रिजरेटेड फ्रोज़न
फ्रोजन मीट वहाँ पर जाता था, तो वो क्या है बिल्कुल फ्रेश, उतने दिनों के बाद भी जब भी वो वहाँ पहुँच रहा है काफ़ी दिनों के बाद भी वो क्या होता था, बिल्कुल फ्रेश होता था। ठीक है, एक तो ज़्यादा क्वांटिटी में पहुँचता था और दूसरे वो फ्रेश भी होता था, जिसकी वजह से लोगों के यूज़ के लिए वो सही रहता था। और इसी वजह से जो यूरोप में की जो पॉपुलेशन थी बहुत ज़्यादा थी, जिन्हें मिलता नहीं था खाने को, अब क्या है कि सब लोगों तक इसकी अवेलेबिलिटी जो थी वो हो गई कि जो गरीब थे वो भी, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहा है, ठीक है, और डिमांड तो है लेकिन क्वांटिटी भी बढ़ गई, तो जिसकी वजह से उतना महंगा भी नहीं है और उस तक बाकी लोगों की भी पहुंच हो गई। ठीक, जिसकी वजह से जो वहाँ की यूरोप की जो गरीब जनता थी वो भी मीट पाने लगी और इस तरह से अच्छा भोजन मिलने की वजह से उनकी हेल्थ कह सकते हैं, लाइफस्टाइल कह सकते हैं, वो अच्छी रही, जिसकी वजह से वहाँ पर हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो था वो तेजी से हुआ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया फूड पर इम्पैक्ट कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी का फूड पे इम्पैक्ट, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से चीज़ें जो थी एक साथ ज़्यादा मात्रा में आप कहीं भी भेज सकते थे और कम रेट में। ठीक है, एक्सपेंसिव उतना ज़्यादा नहीं होता था और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भेजी जा सकती थी। रेफ्रिजरेटर शिप्स जब आ गए तो फ्रेश चीज़ें जो थी, मतलब जो मीट वगैरह ख़राब हो जाते थे वो क्या था, वो बिल्कुल फ्रेश लोगों के पास तक पहुंच रहे थे, जिससे कि सभी की पहुंच इन फूड्स तक बन सकी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है व्हाट इज मेंट बाय द ब्रेटन वुड एग्रीमेंट। ठीक है, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट से आप क्या समझते हैं? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उससे कुछ ना कुछ लोगों ने सीखा होगा। ठीक, तो जो इकोनॉमिस्ट थे या फिर पॉलिटिशियन थे उनको ये समझ में आया किसी भी कंट्री के लिए मास प्रोडक्शन जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस समय उन्होंने देखा था कि मास प्रोडक्शन जो था अमेरिका में बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो कंडीशन जो थी सभी की बुरी थी लेकिन अमेरिका की फिर भी औरों से अच्छी थी। ठीक है, हालांकि मंदी जो थी वो वहीं पे आई थी लेकिन अमेरिका जो था इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, अगर कोई और कंट्री होती तो वो बाकी कंट्रीज़ की तो हालत वैसे ही बुरी थी, लोग उससे कर्ज ले लेकर बैठे थे। ठीक, तो मास प्रोडक्शन जो है उनको ये समझ में आया कि वो बहुत ज़रूरी है। मास प्रोडक्शन भी किसी पे डिपेंड करता है, किस पे? कंजप्शन पे। ठीक है, तो इसके लिए मास कंजप्शन जो है वो ज़रूरी है। मास कंजप्शन नहीं रहेगी तो कितना भी प्रोडक्शन कर देंगे तो वो क्या होगा, पड़े पड़े चीज़ खराब हो जाएगी। तो कंजप्शन जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब कंजप्शन तो ज़रूरी है, कंजप्ट करने वाले लोग भी हैं, प्रोडक्शन भी खूब हुआ है, लेकिन अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो चीज़ क्या है, पड़े पड़े ख़राब हो जाएगी। ज़रूरी है क्या? फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, या फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो ज़रूरी है। इस तरीके की थ्योरी जो है वो उन लोगों ने लाई। इसीलिए पोस्ट वॉर जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम था उनका एम था, क्या एम था उनका? इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़रूरी है। इसी को फ्रेम करते हुए 1944 यूएसए हैम्पशायर ब्रेटन वुड में एक कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर फॉर्मेशन हुआ किसका? आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, जो ये बैठक हुई इन चीज़ों को फ्रेम में रखते हुए कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, बैठक हुई, वहाँ पर फॉर्मेशन हुआ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का। आईएमएफ जो कि ग्रोथ सस्टेन करने के लिए और ग्रोथ सस्टेन एंड प्रॉपर्टी अचीव करने के लिए इसका गठन हुआ। यानी कि आईएमएफ का फॉर्मेशन जो था वो इसलिए हुआ कि जो भी कंट्रीज़ हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, वो किसी के अदर कंट्री के साथ जब ट्रेड करते हैं तो उनका जो भी फ़ायदा नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए या फिर वो कहते हैं उसकी हेल्प के लिए आईएमएफ जो है वो है। ठीक, फॉर्मेशन हुआ। फिर वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन किस लिए? वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ कि पोस्ट वॉर जो भी नुकसान होते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका जो नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए या उसकी हेल्प के लिए वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि 1944 ब्रेटन वुड में क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ किसका? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का। किस लिए? ये किस लिए था? ये एक तरह से ट्रेड को लेके था। ठीक है, ट्रेड में जो भी नुकसान हो रहे हैं उसके लिए वर्ल्ड बैंक, किस लिए? जो भी प्रॉपर्टीज़ थी उनके नुकसान की भरपाई के लिए वर्ल्ड बैंक का
गठन हुआ। लेकिन अगर देखें तो इसमें मेंबर्स तो बहुत सारे थे, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उन्हीं को प्रेफरेंस थी। इसके जो भी डिसीजंस थे वो कौन ले सकता था, वही वेस्टर्न कंट्रीज़ ले सकती थी। अब इनका फॉर्मेशन तो 1944 में हुआ था, लेकिन ये ऑर्गेनाइज या फिर ऑपरेशन में कब आई, 1947। ठीक है, तो ये ऑपरेशन में कब आए, 1947। काम करना इन्होंने शुरू किया 1947। ठीक है, द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक आर रेफर्ड टू एज द ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं उसी टाइम ब्रेटन वुड में 1944 में इनका फॉर्मेशन हुआ था, इसीलिए इन्हें ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के नाम से या फिर ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोनों का फॉर्मेशन जो था उसी टाइम में हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपका ब्रेटन वुड एग्रीमेंट या फिर ब्रेटन वुड आपका इंस्टीट्यूशंस या फिर ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से आ सकता है। ठीक है, तो किसी भी नाम से क्वेश्चन आ जाए सेम वही होगा। तो ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से भी इसे जानते हैं, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के नाम से भी इसे जानते हैं। और ये काम करना इसने शुरू किया 1947 में। इसमें जो डिसीजन लेने का हक जो था या फिर इसमें डिसीजन कौन ले सकते थे, वेस्टर्न कंट्रीज जो थी वो ले सकती थी। ठीक है, और वीटो पावर इसमें दी गई थी अमेरिका को। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो था वो समय पावरफुल था ज़्यादा। ठीक है, अमेरिका ही पावरफुल था, इसलिए यूएस जो है, द यूएस हैज़ एन इफेक्टिव राइट टू वीटो ओवर की IMF एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजन। तो जो भी डिसीजन लिए जाने थे वो तो जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो ले सकती थी, और किसी भी डिसीजन को वीटो कर सकता था कौन, अमेरिका। ठीक है, तो इस तरह से ब्रेटन वुड एग्रीमेंट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं डिस्कस सेक्शन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसका है, नंबरिंग यहाँ पे 6 की है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे हम लोग। Imagine that you are an indentured Indian labor in the Caribbean. Drawing from the details in this chapter, write a letter to your family describing your life and feelings. क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आपको इमेजिन करना है कि आप एक इंडेंचर्ड लेबर हैं। आपने चैप्टर में उसके बारे में पढ़ा है, क्या कैसे उनकी लाइफ बीतती थी। तो आपको अपने पेरेंट्स को एक लेटर लिखना है, अपनी फीलिंग्स, अपनी लाइफ कैसी है वो वहाँ पर वो चीज़ें आपको शेयर करनी है। ठीक है, तो देखिए आपने चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, इंडेंचर्ड लेबर जिन्हें की ज़बरदस्ती मजदूरी कराई जाती थी, जिनसे उन लोग जो थे काम की तलाश में जाते थे, और उसके अलावा लोगों को ज़बरदस्ती भी ले जाया जाता था काम कराने, और वहाँ पर जाकर जब प्लांटेशन वगैरह में काम करने के लिए लगा दिया जाता था, फिर उनके पास कोई राइट्स नहीं होते थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे, वो उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकते थे, वो अपने घरों को नहीं जा सकते थे। 5 साल कंप्लीट करने होते थे, उसके बाद ही वो अपने घरों को जा सकते थे। छोटी छोटी बातों पे उन्हें मारा पीटा भी जाता था। उनकी सैलरी जो थी बहुत अच्छी नहीं थी, जो भी सैलरी थी उसमें से भी छोटी छोटी गलतियों पे सैलरी काट ली जाती थी। ठीक है, उसके अलावा कोई अगर वहाँ से भागने की भी कोशिश किया करता था तो पकड़ लिया जाता था, और पकड़ने पर उसे बुरी तरह पनिश किया जाता था, उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई होती थी। ठीक है, ऐसा कुछ आपने चैप्टर्स में पढ़ा है, सेकंड चैप्टर में भी, यहाँ भी देखा है। तो आपको यही चीज़ क्या करना है, आप इंडेंचर्ड लेबर की जगह पे अपने को रखते हुए अपने पेरेंट्स को एक लेटर लिखना है। ठीक है, सैंपल के तौर पे एक यहाँ पर है, बट आप इसे अपने से लिख सकते हैं। ठीक है, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, ग्रीटिंग्स। ठीक है, आई एम फाइन हियर, होप यू आर फाइन टू। द सिचुएशन इज अपोजिट टू द प्लांटेशन वेयर आई वॉज ब्रॉट बाय शोइंग गुड ड्रीम्स फॉर द पर्पज ऑफ वर्क। हियर वी आर ओवरवर्कड एंड ट्रीटेड वेरी बैडली. वी डू नॉट हैव फ्रीडम फॉर एनीथिंग, नॉर कैन वी रेज आवर वॉइस against anyone. We don't have any rights, salary is very less, and salary is also deducted from a small mistake. No one can go home. If someone tries to run away and is caught, he is treated worse. He is beaten up a lot. Now the talk of new laws is going on. It is expected that a new law will be made and get rid of this restriction. Take care of yourself. Now I am going to stop writing letters. Your son ABC, कुछ भी यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आपने देखा था कि जब महात्मा गांधी आते हैं तो इस पे कानून बनाने की बात होती है, तो थोड़ा सा वो वाला भी सेक्शन यहाँ पर डाल दिया गया है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि इंडेंचर्ड लेबर में क्या है, बस उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कोई भी लेटर जो है वो अपने से लिख देना है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स और फ्लोज विद इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज। फाइंड वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ फ्लो विच इन्वॉल्व्ड इंडिया एंड इंडियंस एंड राइट अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ इट। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज के 3 फ्लोज जो हैं वो आपको
एक्सप्लेन करने हैं और साथ ही साथ इंडिया एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको मतलब हर फ्लो का आपको इंडिया एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल देना है। ठीक, फर्स्ट फ्लो आपका किस चीज का आता है? फर्स्ट फ्लो आता है ट्रेड का। देखिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज के लिए ट्रेड जो है बहुत ही ज़रूरी है। अब कोई ट्रेड जो है वो कैसे रेडी होता है? मतलब चीज़ें हैं कि ट्रेड के लिए एक जगह से दूसरी जगह इंसान गया, चीज़ों को बेच रहा है, ठीक है, या उसके पास लोग आ रहे हैं, उससे चीज़ें खरीद रहे हैं, लेकिन क्या चीज़ है उसको पहले रेडी करना होता है। रेडी करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? लेबर की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये हो गया सेकेंड फ्लो। अब लेबर की तो ज़रूरत है, लेकिन कोई भी काम शुरू करने के लिए कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो थर्ड फ्लो आपका आता है कैपिटल का। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम देखते हैं फ्लो ऑफ ट्रेड। फ्लो ऑफ ट्रेड अगर देखें तो फ्लो ऑफ ट्रेड इसमें अगर हम देखें तो पुराने टाइम से ही लोगों के बीच में आसपास के लोगों से भी और साथ ही साथ एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड होता रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो प्री मॉडर्न वर्ल्ड से ही वो ट्रेड का सेंटर रहा है। अब ये जो ट्रेड है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में भी और कंट्री के अंदर भी होता रहा है। ठीक, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम एग्जांपल देखें इंडिया इंडियंस के कॉन्टेक्स्ट में तो हम देखें पुराने टाइम से ही हमारी जो कंट्री है वो सेंटर तो रही है ट्रेड का। यहाँ के इंडिया के जो मसाले थे, इंडिया के जो कॉटन था, इंडिया का जो सिल्क था, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इसी वजह से लोग जो हैं वो बाहर से आते थे, हमारे यहाँ चीज़ें लेते थे और उसके बदले में यूरोप से लोग आते थे, जैसे लिया उन्होंने मसाले लिए, क्लॉथ लिए और उसके बदले में सोने चांदी देते थे। और यहाँ के लोग भी जब वहाँ पर जाते थे सेल करते थे, उसके बदले में सोने चांदी लेकर आते थे। ठीक है, ये चीज़ कब डिक्लाइन हो गई? जैसे इंडिया के जो कॉटन था, स्पाइसेस थे, बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ये डिक्लाइन कब हो गया? जब ब्रिटेन में भी कॉटन का एग्रीकल्चर होने लगा, जब इंडस्ट्रीज आ गई, तब ये चीज़ डिक्लाइन हो गई। ठीक है, इंडिया वॉज द सेंटर ऑफ ट्रेड इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। इंडियाज स्पाइसेस कॉटन वर वेरी फेमस। इंडिया यूज टू गिव फाइन मसलिन एंड स्पाइसेस टू अदर कंट्रीज इन रिटर्न फॉर विच इज यूज टू गेट गोल्ड एंड सिल्वर। इट डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली आफ्टर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन इन ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज। ठीक है, तो जैसे जैसे वहां पर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा वैसे वैसे इंडिया के जो कॉटन वगैरह थे उसकी डिमांड जो थी वो कम होने लगी थी जब वहां पर खेती होने लगी। फ्लो ऑफ लेबर। फ्लो ऑफ लेबर की बात करें तो किसी भी काम के लिए लेबर बहुत ज़रूरी रहे हैं। ठीक है, और हमने देखा है कि जो ये लेबर का फ्लो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी होता रहा है। ठीक है, इंडेंचर लेबर के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कि जहाँ पर लोग जो थे वो काम करने के लिए भी जाते थे और बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती भी ले जाया जाता था, उनसे एक तरह से बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी कि उनको पेमेंट भी सही से नहीं की जाती थी और वो 5 साल तक वहीं पर रहना भी पड़ता था। ठीक है, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमने नेशनलिज्म इन इंडिया एंड इस चैप्टर में भी पढ़ा है कि इंडेंचर्ड लेबर के बारे में, कि जिन्हें की ले जाया जाता था और उन्हें 5 साल तक वहां पर काम करना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ से लेबर्स का बहुत ज़्यादा फ्लो, इंडिया से बहुत ज़्यादा फ्लो रहा है लेबर का अदर कंट्रीज़ में। वहाँ पर रेलवेज़ के लिए, माइंस के लिए, प्लांटेशन में काम कराने के लिए लोगों को ले जाया जाता था। ठीक है, From the 19th century, large numbers were taken abroad as indentured labor to work in plantation, mines, road construction, railways, etc. थर्ड फ्लो आपका, थर्ड टाइप का फ्लो क्या है? थर्ड फ्लो आपका आता है कैपिटल का फ्लो। ठीक है, किसी भी ट्रेड के लिए क्या जरूरी है? इन्वेस्टमेंट जरूरी। जब इन्वेस्टमेंट होगा तभी ट्रेड जो है वो आगे बढ़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट जो जरूरी है, तो उसकी बात अगर हम करें तो इन्वेस्टमेंट लोग अपनी कंट्री में आसपास में भी करते हैं और कंट्री के बाहर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसीलिए देखिए आप बहुत सारे एमएनसीज अगर आज के टाइम में देखें तो एमएनसीज हैं, वो बाहर की कंपनी, उन्होंने हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया है, यहाँ पर कंपनी वो लगा कर रखे और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है। ठीक है, तो उसी तरह अगर हम पहले के भी टाइम में देखें तो जैसे पुर्तगीज थे, फ्रांसिस थे, डच थे, इन सभी को चीज़ें चाहिए थी। क्या था? यूरोप की पॉपुलेशन जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो उनकी ज़रूरतों को मीट करने के लिए क्योंकि जो ब्रिटेन था, अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन क्या था? उन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज करके रखा था। ठीक है, यहाँ की इकोनॉमी को पूरी अपनी तरह से अपने अंडर में लेकर रखा था उन्होंने। ठीक, तो इसके लिए वो क्या करते थे? अपने यहाँ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, प्लस जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो युद्ध की में बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कर्ज आ गया था, तो उन चीज़ों को पूरा करने के लिए वो लोग क्या करते थे? अब यहाँ पर खेती कराया करते थे। अब उस खेती के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उसके लिए वो इन्वेस्ट किया करते थे। या जैसे यहाँ उन्होंने रेलवे का काम किया, इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, तो वो किस लिए किया? क्योंकि
उससे उनका ट्रेड जो है वो अच्छे से चल सके, यहाँ की चीजें जो है वो बाहर जा सके आसानी से, ठीक है। तो द इंग्लिश, पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच इन्वेस्टेड इन इंडियन एग्रीकल्चर टू मीट द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, टू मीट द वॉर डेब्ट्स एक्सेट्रा। तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, यहाँ पर इन्वेस्ट करते थे। यहाँ तक कि अगर हम देखें तो अपनी जरूरतों को मीट करने के लिए उन्होंने ये भी किया कि पंजाब जहां पर पानी की उतनी सुविधा नहीं थी वहां पर कैनाल्स वगैरह बना के उन्होंने खूब सारी खेती कराई। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन के कॉजेज आपको बताने हैं। तो ग्रेट डिप्रेशन के कॉजेज जो थे वो ऐसा नहीं कि एक दिन का ही काम था, वो पीछे से चली आ रही चीजें थी। ये और बात है, जब अमेरिका के स्टॉक मार्केट तेजी से गिरे हैं तब ये ग्रेट डिप्रेशन जो था वो सामने आया। और 1929 का अमेरिकन ग्रेट डिप्रेशन जो था असर तो पूरी दुनिया पे था और ये अब तक का सबसे बड़ा ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके रीजन जानते हैं कॉजेज के। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि एग्रीकल्चर में ओवर प्रोडक्शन हो गया था। क्यों? क्योंकि अगर देखें तो इंडिया का वीट हम पहले लेते हैं, तो इंडिया के वीट की बहुत ज्यादा डिमांड थी हर जगह पे। फिर युद्ध जिस समय चला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस समय जो बाहर यहाँ से बहुत ज्यादा ग्रेन्स जो था वो भेजा जा रहा था क्योंकि डिमांड थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब युद्ध खत्म हो गए, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जो कि बहुत ही गरीब हो गई थी। ठीक है, गरीब मतलब उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज पड़ गया था, बहुत युद्ध में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, तो मतलब इकोनॉमिक कंडीशन उनकी जो थी वो बुरी हो गई थी। तो उनको क्या लगा कि हम लोग अपना गेहूं जो है अपने यहाँ खुद ही उगाए, बाहर से लेने के बजाय, क्योंकि अब इकोनॉमी थी नहीं उनके पास। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ गेहूं उगाना शुरू कर दिया। अच्छा, इंडिया में क्या था, इंडिया से डिमांड थी बाहर की तरफ, तो इंडियन जो फार्मर थे उनको लगा कि ठीक है इसकी डिमांड है तो खूब सारा उगाया जाना चाहिए गेहूं। और अगर हम देखें तो जिन्होंने हमें कॉलोनाइज करके रखा था वो भी यहाँ पर गेहूं की खेती करा रहे थे क्योंकि बाहर डिमांड थी। लेकिन उसके साथ ही ये हुआ कि जब बहुत सारी कंट्रीज जो थी अपना अपना वीट जो था वो उगाने लगी, तो इंडियन वीट की डिमांड जो थी वो घट गई। इंडियन वीट की डिमांड घट गई तो जो इंडियन फार्मर्स थे वो और ज्यादा गेहूं उन्होंने उगाना शुरू किया, इसलिए क्योंकि उनको लगा कि कम से कम मतलब ज्यादा गेहूं जाएगा बट उनके पास एक अच्छी खासी रकम आ जाएगी जिससे उनका काम चल सकेगा। तो इसलिए उन्होंने और ज्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया और गेहूं के जो रेट थे वो आधे हो गए थे, लेकिन फिर भी उस पर भी वो बेचने को तैयार थे। ठीक है, लेकिन फिर भी उस वीट को कोई पूछने वाला नहीं था, तो बहुत सारा वीट जो था वो हर जगह पे क्या हो रहा था, पड़े पड़े सड़ रहा था। ठीक, पहला रीजन ये हो गया ओवर प्रोडक्शन। अच्छा, एग्रीकल्चर भी ओवर प्रोडक्शन ही हुआ था। अगर हम देखें तो इंडस्ट्रीज में भी ओवर प्रोडक्शन हुआ था। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो बहुत सारी चीजों की जरूरत थी। ठीक है, जैसे सेना की वर्दी हो गया और टेंट वगैरह हो गया, बहुत सारी चीजें थी जिनकी जरूरत थी। तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में बनाई जाने लगी। पहले तो उतने ज्यादा नहीं बन रहे थे, लेकिन जैसे जैसे युद्ध खिंचता गया तो लोगों को लगा बहुत जरूरत है, लोग बहुत ज्यादा चीजों को बनाने लगे। अब ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो हम लोग देखें तो वो भी क्या था, वो भी ओवर प्रोडक्शन हो गया। क्योंकि युद्ध तक तो उन चीजों की जरूरत थी, लेकिन जब युद्ध खत्म हो गया तब वो चीजें जो थी वो पड़े पड़े बेकार होने लगी। तीसरा रीजन तीसरा जो था अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में क्या था, लोगों का लाइफ स्टेटस जो था वो अच्छा हो रहा था, क्योंकि वहां पर एक थियरी जो थी वो अपनाई गई कि मास प्रोडक्शन मास कंजप्शन, इसकी थियरी अपनाई गई और सबको के पास क्या है, रोजगार हो। तो जब सबके पास रोजगार है, प्रोडक्शन खूब सारा हो रहा है, तो कंजप्शन भी अच्छी हो रही थी क्योंकि लोगों के पास सैलरी थी ठीक ठाक, तो लोग जो थे और चीजें जो थी उन्हें ईएमआई पे अवेलेबल होने लगी। तो लोग जो था कि अपनी जरूरत की चीजें ईएमआई पर लेने लगे। धीरे धीरे बैंक को, जैसे कि आज के टाइम में है, वो पूरा कर देंगे ये सोचते हुए लोगों ने ले लिया। लेकिन जब अमेरिका का स्टॉक मार्केट जो था वो अचानक से जब काफी डाउन हो गया, तो फिर उन्होंने जिसको जिसको कर्ज दे रखा था, यानी कि जो लोग अमेरिका के थे ईएमआई पे सामान ले रखे थे, उनसे वापस मांगा जाने लगा। लोगों की जॉब भी चली गई। अब वो पैसे कैसे चुकाएंगे, तो उनके घर की बहुत सारी चीजें जो थी वो भी चली गई। साथ ही साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, बहुत सारी कंट्रीज थी, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत बुरी हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अमेरिका से कर्ज मांगा था और अमेरिका उस समय सबको कर्ज दे रहा था। लेकिन जब अमेरिका की खुद की हालत बुरी हुई तो अमेरिका ने क्या किया कि
जब अमेरिका क्या है, पहले क्या है, कर्ज दे रहा है, लेकिन जब कोई इंसान है वो दूसरों को कर्ज दे रहा है लेकिन खुद की हालत बुरी हुई तो क्या वो कर्ज देगा? अब नहीं देगा। तो वही अमेरिका ने किया, अब कर्ज नहीं देगा। अच्छा, अपनी कंडीशन को सुधारना है तो अब क्या करेगा? तो जिसको उन्होंने कर्ज दिया था उससे वो लोग अपना कर्ज भी मांगने लगे। तो इसी तरह जिन लोगों ने EMI पे सामान लिया था या फिर जिन कंट्रीज ने कर्ज लिया था, अमेरिका ने पहले तो कर्ज देना बंद किया, दूसरा उनसे कर्ज वापस लेना शुरू किया। ठीक है, और जब बैंक जो थे, बैंकों ने बहुत सारे लोगों को लोन दे रखा था, जब वो चीजें पूरी नहीं हो रही थी जिसकी वजह से बहुत सारे बैंक जो थे बैंकरप्ट भी हो गए। ठीक, तो यहां पर हम देखते हैं ये सारे रीजन थे जो कि ग्रेट डिप्रेशन का कारण बने। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, एक्सप्लेन व्हाट इज रेफर्ड टू एज द G77 कंट्रीज, इन व्हाट वेज कैन G77 बी सीन एज अ रिएक्शन टू द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेटन वुड ट्विंस। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, G77 एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ बताना है कि किस वे में G77 जो था वो ब्रेटन वुड ट्विंस की एक्टिविटीज का रिएक्शन था। ठीक है, तो ब्रेटन वुड ट्विंस की एक्टिविटीज का रिएक्शन कैसे था, क्या था, वो हम लोग अब समझेंगे। तो सबसे पहली चीज कि IMF और वर्ल्ड बैंक, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि इनका फॉर्मेशन हुआ था किसके लिए, जो कंट्रीज हैं उन्हें इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए इनका फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन इनके फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन इसका जो बेनिफिट मिल रहा था वो मिल रहा था डेवलप कंट्रीज को। डेवलपिंग कंट्रीज को इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा था। IMF का निर्माण किस लिए हुआ था, फॉर्मेशन, और वर्ल्ड बैंक का किस लिए, ये आपसे डिस्कस हो गया। IMF जो भी कंट्रीज हैं अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड करती हैं, जो भी फायदा नुकसान है उसके लिए, और जो वर्ल्ड बैंक था वो इसलिए था कि कोई युद्ध वगैरह होता है या किसी भी वजह से किसी कंट्री की जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या फिर जो चीज़ों को अगर नुकसान पहुंचता है तो उसमें इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए, कि उनको ठीक करवाने के लिए उसका निर्माण हुआ था। लेकिन इसका जो सपोर्ट था वो किसको था, सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज को था, डेवलपिंग कंट्रीज को नहीं था। ठीक है, तो इसी वजह से जब डेवलपिंग कंट्रीज ने देखा कि 1950s और 60s में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका क्या है, उनकी ग्रोथ जो है बहुत तेजी से हो रही है, लेकिन उनकी ग्रोथ से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इसी के लिए उन्होंने अपनी डिमांड रखी नियो के जरिए, नियो यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, तो उन्होंने ये इसके जरिए अपनी डिमांड रखी, जिसके लिए उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम दिया उन्होंने G77। ठीक है, तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड के लिए उन G77 ग्रुप का निर्माण किया गया। ठीक है, अब आते हैं कि नियो था क्या। नियो जो था, NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो था वो क्या था, इसके जरिए जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो चाहती थी, देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो उसके बाद आज़ाद हुई। जैसे हम अपनी कंट्री को ही देखें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, खत्म हो गया, उसके बाद हमारी कंट्री जो थी वो आज़ाद हुई। IMF और वर्ल्ड बैंक जो थे वो भी उनका निर्माण तो 1944 में हुआ था, लेकिन अगर हम देखें तो ये फॉर्मेशन इनका हुआ था, लेकिन जब देखें ये काम इन्होंने जो शुरू किया वो 1947। ठीक है, तो इनका निर्माण तो हुआ लोगों की हेल्प के लिए, कि कंट्रीज को इकोनॉमिक हेल्प देने के लिए हुआ था। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जो आज़ाद भी हो गई, लेकिन उनको, एक तो डेवलपिंग कंट्रीज है तो उन्हें फायदा नहीं मिल रहा है, दूसरा ये कि जब वो आज़ाद हो गई, कोई कंट्री जब आज़ाद हो गई, बहुत सी कंट्रीज ऐसी थी जब वो आज़ाद हो गई, फिर भी जो इन्होंने कॉलोनाइज करके रखा था या अदर कंट्रीज जो थी उस पे उन्होंने, जो दूसरी कंट्रीज थी उस पे उन्होंने अपना जो कंट्रीज हैं उनका जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो आसानी से वो यूज नहीं कर सकते, उन्हें कॉलोनाइज करने वाली कंट्रीज या अदर कंट्रीज ने उस पर कब्जा कर रखा था। यानी कि जिसका नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनके यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो खुद से आज़ादी से अपने नेचुरल रिसोर्सेज नहीं यूज कर सकते थे, उस पर कंट्रोल था अदर कंट्री का। इसके अलावा रॉ मटेरियल जो था वो अपने अकॉर्डिंग उसकी कीमत नहीं लगा सकते थे, दूसरा कोई तय करता था, दूसरी कंट्रीज जो थी वो तय करती थी कि इस रॉ मटेरियल की क्या कीमत होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो उनके ऊपर दबाव थे कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज वो नहीं यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो रॉ मटेरियल है उनके प्राइजेस वो अपने अकॉर्डिंग नहीं लगा सकते हैं, तो ये सारे रोक जो थी उसे हटाने के लिए, इनके अंदर जो असंतोष था कि हम जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए ये फॉर्मेशन था। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो डेवलप कंट्रीज थी, ठीक है, तो उसमें ये जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो चाहती थी कि इनका रॉ मटेरियल तो जाता है, लेकिन साथ ही साथ मैन्युफैक्चर आइटम जो है उसे भी उनकी मार्केट में एक्सेस मिले, क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज थी उनकी एक चालाकी थी, कह सकते हैं कि जो
डेवलप्ड कंट्रीज थी वहां पर वो अपना ट्रेड जो था नहीं कर सकते थे मैन्युफैक्चर्ड आइटम का। मतलब उनके यहाँ उनकी डिमांड जो थी, या फिर आप जो बेच सकते हो वो चीज़ बेच सकते हो जो रॉ मटेरियल है, जिनकी प्राइजेस जो होती हैं कम होती हैं। मैन्युफैक्चर्ड आइटम जिसकी की ज़्यादा प्राइजेस होती है उससे डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं बेच सकते थे। तो इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज की डिमांड थी कि उन्हें मैन्युफैक्चर्ड आइटम जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज में सेल करने के लिए एक्सेस मिले। ठीक है, समझ में आ गया कि नियो की डिमांड क्या थी। पहली चीज कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है उस पर अपना आसानी से यूज कर सके अपने अकॉर्डिंग। दूसरा, रॉ मटेरियल जो है उसके प्राइसेस जो है वो खुद तय कर सके। तीसरा ये था कि इंटरनेशनल मार्केट जो है डेवलप कंट्रीज में मैन्युफैक्चर्ड आइटम जो हैं उनको एक्सेस मिले। ठीक है, तो ये उनकी डिमांड थी। तो इसलिए नियो जो था उनकी ये डिमांड थी, नियो के जरिए ये डिमांड थी। और G77 जो ग्रुप बना उसे G77 कहा गया। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।